तो दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें ऊंचाई कांस्टेंट हो गई। अब ऊंचाई कांस्टेंट हो गई का मतलब देखिए, ये दो समांतर रेखाएं हैं L1 और L2। समांतर रेखाओं की खासियत क्या होती है कि उनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है। तो मान लीजिए ये h है, या इसको कोई भी दूरी मान लीजिए, ये बराबर है। अब हम लोगों को ये बताना है कि एक आधार हमने फिक्स कर दिया AB ये आधार है, और इस रेखा पर कोई भी एक बिंदु ले लिए, मान लीजिए C ले लिए, तो यहां से एक त्रिभुज बनाए। एक त्रिभुज ये बन गया ABC। एक दूसरा बिंदु ले लिए यहां पर, इसको हम D कह रहे हैं, तो एक त्रिभुज ये बनेगा, इसका नाम होगा ABD। और एक बिंदु मान लीजिए हम इधर ले लें, इसको E कहें, तो एक तीसरा त्रिभुज ये बनेगा और इसका नाम होगा ABE। तो ये जो तीन तरह के त्रिभुज बन रहे हैं, तीन तरह के, इन दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर, तो इसमें हो क्या रहा है भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल किस बात पर डिपेंड कर रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल डिपेंड कर रहा है 1/2 आधार यहां पर क्या है? AB है। ऊंचाई क्या है? H है। तो इन तीनों त्रिभुजों के लिए जो ऊंचाई है वो H है। इसलिए तीनों त्रिभुजों की जब ऊंचाई H हो गई और आधार सेम हो गया, तो इनके क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, और ये बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE के। यानी इस तरह से जितने त्रिभुज बनेंगे, 50-100 जितने त्रिभुज आप बना सकें, शर्त क्या है कि उनका बेस सेम होना चाहिए और दो समांतर रेखाओं के बीच होना चाहिए। तो इस प्रकार के जितने त्रिभुज बनेंगे सबका क्षेत्रफल एक बराबर हो। नमस्कार, मैं SKP SSS पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। लेखपाल स्पेशल में आज हम लोग बात करेंगे डे 10 में मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति यानी क्षेत्रफल और परिमाप पर। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं क्षेत्रमिति के अंतर्गत आने वाला जो ट्रायंगल है यानी त्रिभुज से रिलेटेड जो बातें हैं, जो थ्योरम्स हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो परिमाप और क्षेत्रफल निकालने के लिए जरूरी चीज़ें हैं, वो सारी बातें आज कंसेप्चुअल होंगी, कंसेप्ट की होंगी। और इसके नेक्स्ट वीडियो में इसी कंसेप्ट पर आधारित हम लोग प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब आप एक बार सारे कॉन्सेप्ट ट्रायंगल से रिलेटेड समझ जाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत बार तो ऐसा होगा कि आप विदाउट पेन और पेपर आंसर दे लेंगे, और बहुत बार ऐसा होगा कि हल्का फुल्का आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। तो आज उसी पर बात करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मेंसुरेशन का जो पार्ट होता है वो वास्तव में दो तरीके का है, 2D और 3D। ये D मतलब क्या होता है? D का मतलब होता है डायमेंशन।
डी मीन्स डायमेंशन यानी माप। तो जहां दो तरह की माप होगी उसको 2D कहेंगे, यानी इसके अंतर्गत लंबाई और चौड़ाई, यही दो तरह की माप है। यहां पर बात होगी 2D में। और 3D में 3 तरह की माप होती है। डी मीन्स डायमेंशन या नाप या माप। वो क्या क्या होती है? तो इसमें पहली होती है लंबाई, दूसरी चौड़ाई। चौड़ाई को कभी कभी हम लोग, चलिए चौड़ाई, और तीसरी ऊंचाई। अब ऊंचाई को कभी कभी गहराई भी कहा जाएगा और इसी को मोटाई भी कहेंगे। तो ये 3D में बात होगी। 3D में जो बात होगी उसमें पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, आयतन आएगा। यहां पर जो बात होगी उसमें परिमाप आएगा और क्षेत्रफल आएगा। तो परिमाप और क्षेत्रफल किन आकृतियों का निकालना होगा, तो ये भी यहां पर तय है। जो लेखपाल स्पेशल का जो सिलेबस है उसमें दिया है कि आपको किन किन चीजों का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। तो उसमें पहली चीज है त्रिभुज, दूसरी है चतुर्भुज और तीसरी है वृत्त, और चौथी संयुक्त आकृति। संयुक्त मतलब कि इन तीनों आकृतियों को या एक से अधिक आकृतियों को जो कंबाइन करके जो आकृति बनेगी उनको संयुक्त आकृति या कंबाइंड फिगर कहेंगे। तो इन्हीं 4 तरीके के क्षेत्रफल और परिमाप की जरूरत है, यानी हमको पढ़ना है। और ये जो 3D वाली पोर्शन है ये भी हम लोगों को पढ़ना है। तो पहले हम लोग शुरुआत करेंगे 2D से। तो 2D में क्या पढ़ना है, तो अब जो हम लोगों ने देखा कि हम लोग अब त्रिभुज की बात करेंगे, यानी ट्रायंगल की। ट्रायंगल का क्या क्या चीज हम लोग निकालेंगे, तो ट्रायंगल का परिमाप निकालेंगे। परिमाप को कभी कभी परिमित भी कहते हैं, इसी को कभी कभी परिधि भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे पेरीमीटर कहेंगे। तो एक तो ये निकाली जाएगी, दूसरा निकाला जाएगा क्षेत्रफल यानी एरिया। ये दो बातें हम लोगों को अभी त्रिभुज के लिए करना है। तो त्रिभुज के सारे कॉन्सेप्ट और सारी बातें हम लोग इसी के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। तो अब त्रिभुज क्या है? त्रिभुज कोई भी 3 रेखाओं से घिरी आकृति है, ये त्रिभुज है। ए की सामने की भुजा को सामान्यतः स्मॉल ए, बी की सामने की भुजा को स्मॉल बी और सी की सामने की भुजा को स्मॉल सी मानते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, आप कोई भी भुजा कोई भी नाम दे करके मान सकते हैं। तो जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है, तीनों भुजाओं का योग यानी सम। तो अब देखिए इसमें भुजा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या ए प्लस बी प्लस सी, इसको परिमाप कहते हैं। एक और शब्द यहीं पर आएगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या है? अर्ध परिमाप को अंग्रेजी में सेमी पेरीमीटर कहेंगे। सेमी पेरीमीटर, ये सेमी पेरीमीटर क्या है? ये तो पूरा परिमाप हो गया, पेरीमीटर हो गया, तीनों भुजाओं का योग। सेमी पेरीमीटर का मतलब है, या अर्ध परिमाप का मतलब है कि इसका आधा। तो आधा को, अर्ध परिमाप को स्मॉल एस से दिखाते हैं और ए प्लस बी प्लस सी और इसका आधा कर देते हैं।
तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़कर आधा करेंगे तब वो सेमी पेरीमीटर कहलाएगा, यानी अर्ध परिमाप कहलाएगा। तो किसी भी त्रिभुज का, त्रिभुज चाहे न्यून कोण हो, चाहे सम कोण हो, चाहे अधिक कोण हो, या विषम बाहु त्रिभुज हो, या सम द्विबाहु त्रिभुज हो, या सम बाहु त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, उसका परिमाप तीनों भुजाओं का योग है। अब इसमें एक बात और हम लोग जान लेंगे अभी। तो देखिए, परिमाप में अगर दो त्रिभुज समरूप हैं यानी सिमिलर हैं तो उनका परिमाप में क्या रिलेशन होगा? तो समरूप त्रिभुजों के परिमाप, समरूप त्रिभुजों के परिमाप उनके संगत भुजाओं के अनुपात में होते हैं, संगत भुजाओं के अनुपात में होते हैं। इसका अर्थ क्या है कि मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, इसका नाम ABC, और एक दूसरा त्रिभुज है, इसका नाम DEF है, और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, यानी ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल DEF के। इसका मतलब कि एंगल A जो है एंगल D से रिलेटेड है, संगत है, एंगल B एंगल E से, और एंगल C एंगल F से के संगत बराबर हैं, यानी करस्पॉन्डिंग बराबर हैं। यानी ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं यानी सिमिलर हैं, तब क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपान पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इनकी संगत भुजाओं के अनुपात में होने। तो AB के संगत भुजा क्या है? AB के संगत भुजा DE है, तो DE हो गया। अब BC के संगत भुजा क्या है? BC के संगत भुजा EF है, तो EF हो जाएगा। और AC के संगत भुजा DF है, तो ये DF हो जाएगा। तो इसके बराबर होगा, इनका परिमाप इनके संगत भुजाओं के अनुपात में ही हो जाएंगे। तो अगर सर्वांगसम त्रिभुज है, ये तो समरूप त्रिभुज के लिए बात कर लिया, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है यानी कांग्रुएंट हैं, तो उनके जो परिमाप होंगे वो बराबर होंगे। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के परिमाप बराबर होते हैं क्योंकि वहां सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और समरूप त्रिभुजों के जो परिमाप हैं दो समरूप त्रिभुजों के, वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात में होते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्षेत्रफल की, और सारा खेल क्षेत्रफल पर ही है। तो देखिए, एरिया जो हम बात करेंगे यानी क्षेत्रफल पर, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो दो चीजों पर निर्भर करता है। त्रिभुज का आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और ये जो ऊंचाई है वो कभी कभी लंब हो जाती है, यानी लंब भी ऊंचाई जैसा ही है। और आधार देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज को ये जो रेखा है जिस पर ये त्रिभुज खड़ा है, इसी को आधार कहते हैं, यानी बेस। ये आधार मालूम हो गया। लेकिन अब इस त्रिभुज की ऊंचाई नहीं मालूम है, तो अगर त्रिभुज की ऊंचाई पता चल जाए तो ऊंचाई क्या होगी? ये जो शीर्ष A है इससे BC पर लंब डाल देंगे और इस लंब को D कहेंगे, और यही इसकी ऊंचाई है यानी हाइट है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अगर इस बेस को 1/2, बेस को हम लोग BC कह रहे हैं, BC इंटू H, H मीन्स हाइट। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दो चीजों पर निर्भर हो गया, त्रिभुज के
हाइट पर यानी ऊंचाई पर और त्रिभुज के आधार पर। अगर इन दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट रखा जाए और दूसरे को बढ़ाया जाए तब क्या क्या हो सकता है, तो आइए हम लोग इस बात की भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जब ऊंचाई कांस्टेंट हो जाए तो दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें ऊंचाई कांस्टेंट हो गई। अब ऊंचाई कांस्टेंट हो गई का मतलब देखिए, ये दो समांतर रेखाएं हैं L1 और L2। समांतर रेखाओं की खासियत क्या होती है कि उनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है। तो मान लीजिए ये h है, या इसको कोई भी दूरी मान लीजिए, ये बराबर है। अब हम लोगों को ये बताना है कि एक आधार हमने फिक्स कर दिया AB ये आधार है, और इस रेखा पर कोई भी एक बिंदु ले लिए, मान लीजिए C ले लिए, तो यहां से एक त्रिभुज बनाए। एक त्रिभुज ये बन गया ABC। एक दूसरा बिंदु ले लिए यहां पर, इसको हम D कह रहे हैं, तो एक त्रिभुज ये बनेगा, इसका नाम होगा ABD। और एक बिंदु मान लीजिए हम इधर ले लें, इसको E कहें, तो एक तीसरा त्रिभुज ये बनेगा और इसका नाम होगा ABE। तो ये जो तीन तरह के त्रिभुज बन रहे हैं, तीन तरह के, इन दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर, तो इसमें हो क्या रहा है भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल किस बात पर डिपेंड कर रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल डिपेंड कर रहा है 1/2 आधार यहां पर क्या है? AB है। ऊंचाई क्या है? h है। तो इन तीनों त्रिभुजों के लिए जो ऊंचाई है वो h है, इसलिए तीनों त्रिभुजों की जब ऊंचाई h हो गई और आधार सेम हो गया तो इनके क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, और ये बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE के। यानी इस तरह से जितने त्रिभुज बनेंगे, 50-100 जितने त्रिभुज आप बना सकें, शर्त क्या है कि उनका बेस सेम होना चाहिए और दो समांतर रेखाओं के बीच होना चाहिए। तो इस प्रकार के जितने त्रिभुज बनेंगे सबका क्षेत्रफल एक बराबर होगा। अब क्षेत्रफल और क्या क्या क्षेत्रफल पर बातें होनी है, तो आइए वो भी हम लोग बात करते हैं। त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, कोई भी माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है। तो त्रिभुज की माध्यिका यानी मीडियन मूल त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज में बांट देती है। इसका क्या मतलब हुआ? ये देखिए, ये सब कॉन्सेप्ट हैं, इसके वजह से आप बिना पेन और पेपर के भी बहुत से क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं जब इन बातों को आप जानते रहेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज ABC है, ABC कोई त्रिभुज है। माध्यिका क्या होती है? किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा पर एक रेखा खींची जाती है और वो रेखा क्या करती है कि सामने की भुजा को दो बराबर भाग में बांट देती है। यानी अगर ये D है तो यहां BD और DC ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब देखिए, इसका मतलब कि ABD, देखिए ये कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC।
इन दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल हैं वो बराबर होंगे। इसकी एरिया अगर A1 है तो इसकी भी एरिया A1 होगी। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे और इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर इस मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्यों बराबर होंगे? क्योंकि देखिए इन दोनों के बेस सेम हो गए और दोनों के लिए हाइट की अगर बात करें, मान लीजिए इस त्रिभुज की हाइट देखना चाहते हैं तो इन दोनों त्रिभुजों के लिए जो हाइट है वो सेम है। तो अगर इनका बेस एक बराबर हो गया और हाइट एक बराबर हो गई तब इनके क्षेत्रफल भी एक बराबर हो जाएंगे। तो और देखिए तीसरी बात हम लोग करने वाले हैं कि किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को अगर क्रम से मिला दिया जाए तो वो जो त्रिभुज बनेगा या जो मूल त्रिभुज होगा वो 4 बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में बंट जाता है। तो ये भी बात हम लोग कर लेते हैं। त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से मूल त्रिभुज 4 बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में बंट जाता है। त्रिभुज के भुजाओं के किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो मूल त्रिभुज 4 बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज में बंट जाता है। अब ये क्या कह रहा है? ये मान लीजिए ABC हम लोगों ने एक त्रिभुज बना लिया। अब इस त्रिभुज के मध्य बिंदु, भुजाओं के मध्य बिंदु, तो ये D है, इसका मध्य बिंदु E है और इसका मध्य बिंदु F मान लिए, इनको मिला दिए तो देखिए ये 4 तरह के त्रिभुज बन गए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये 4 तरह के त्रिभुज बने और इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से मूल त्रिभुज 4 बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में बंट जाता है। यानी एक त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल की बात करें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 किसी भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो हमने DEF का क्षेत्रफल ले लिया। किसी भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। जैसे मान लीजिए कि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 है, बड़े वाले का ABC का, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? DEF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/4, 48 का 1/4 यानी 12 चौक 48, तो इसका क्षेत्रफल 12 आ जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये कि अगर किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो मूल त्रिभुज 4 बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में बंट जाता है। अब एक और मजेदार आपको बताते हैं कि अगर किसी त्रिभुज का केंद्रक उस त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में बांट देता है। तो आइए ये भी बात लिख देते हैं। तो यहां पर है कि किसी त्रिभुज का केंद्रक मूल त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में बांट देता है। हम एक त्रिभुज बनाकर आपको बताते हैं कि यह बात कैसे होती है। किसी त्रिभुज का केंद्रक कैसे मिलता है? तो किसी त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज के माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु होता है। माध्यिकाएं क्या होती हैं? त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को उसके सामने की भुजा से मिलाने वाली रेखा होती है। तो ये हम सब माध्यिकाएं खींच रहे हैं। ये जो बिंदु है इसी को केंद्रक कहते हैं और इसको O कहते हैं। इस केंद्रक का नाम O है। अब ये देखिए ये त्रिभुज जो मूल त्रिभुज है ये 6 बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज में बंट गया। 1 2 3, ये 4 5 और ये 6।
तो किसी भी त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो मूल त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज में बांट दिया। इसके अलावा अगर ये बीच वाली लाइन को हटा दें, बीच वाली लाइन को हटा दें तो यही केंद्रक मूल त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज में बांट सकता है। तो वो हम इस चित्र को यहां एक बार और आपको बनाकर दिखा रहे हैं। ये है केंद्रक, ये जो केंद्रक है, अब इस 3 बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में इसे बांट दिया मूल त्रिभुज को, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो ये तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं, यानी इनमें से किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC की बात करेंगे तो 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा। यानी मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/3 इनमें से किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो जो केंद्रक है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। दूसरा चीज, ये केंद्रक जो है ये क्या करता है, अब हम इसको मिटा देते हैं। ये केंद्रक, ये जो माध्यिका है AD या BE या CF, इसको 2 संबंध 1 के अनुपात में बांट देता है। यानी वो जो है इस AD लाइन को 2 संबंध 1 के अनुपात में 2:1 के रेशियो में भी डिवाइड करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर एक त्रिभुज है M और N के अनुपात में है तो उसका क्षेत्रफल किस अनुपात में होगा। आइए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। देखिए, किसी 2 त्रिभुज का आधार यदि M संबंधी N के अनुपात में हो तो उन 2 त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो भी M संबंधी N के अनुपात में होगा, यदि उन दोनों त्रिभुजों की हाइट यानी ऊंचाई 1 बराबर हो। जैसे हम एक चित्र से आपको ये बात को समझा रहे हैं। मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है BDM और DCN, यानी BD संबंधी DC जो है M संबंधी N के अनुपात में है। तो इन 2 त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ये भी M संबंधी N के अनुपात में होगा। तो अब तक हम लोगों ने जो बातें कही पढ़ी वो इसमें त्रिभुज के कंसेप्चुअल बातें थी कि अगर ऐसा होगा तो इस तरह की चीजें होंगी। अब त्रिभुज अगर आपको अलग अलग तरीके से मिलते हैं, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए थोड़ा और रास्ता आसान हो जाएगा। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो तब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यदि त्रिभुज की 2 भुजाओं और उनके बीच का कोण दिया हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आइए अब इनकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, उसमें 2 तरह की कंडीशन है। यदि आधार और लंब आपको मालूम है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे लंब। यानी ये सिचुएशन है, मान लीजिए ये ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें आपको ये लंब मालूम है, लंब ज्ञात है और आधार भी ज्ञात है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुणे लंब, 1/2 आधार गुणे लंब इसका क्षेत्रफल हो गया। जैसे मान लीजिए कि ये लंब 4 दे दे और आधार 3 दे दे तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 3 गुणे 4, और 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, तो इसका क्षेत्रफल आ गया 6 वर्ग यूनिट। यूनिट का मतलब कोई भी इकाई, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी आप यहां रख सकते हैं। तो अगर समकोण त्रिभुज है और उसमें आपको लंब और आधार दिया है तो इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। अब दूसरी चीज, अगर समकोण त्रिभुज है और परिमाप और कर्ण दिया है तब कैसे इसका क्षेत्रफल हम लोग जल्दी से निकाल सकते हैं। इसमें होगी तो समकोण त्रिभुज में परिमाप और कर्ण दे दिया, परिमाप और कर्ण ज्ञात हो तो अब परिमाप मान लीजिए कि P दिया है और कर्ण इसका स्मॉल c है, तो देखिए ये A B और स्मॉल c ये इसका कर्ण है यानी हाइपोटेनस। ये ABC त्रिभुज है और ये समकोण है। तो ये आपको मालूम नहीं है, ये भी नहीं मालूम है, आपको सिर्फ ये मालूम है और ये परिमाप मालूम है।
यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर P मालूम है। P माने पेरीमीटर, ये मालूम है। ये दोनों चीजें नहीं मालूम है, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी बराबर हो जाएगा P माइनस सी। ए प्लस बी बराबर हो जाएगा P माइनस सी, यानी ए बी की a प्लस बी की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी P माइनस सी। अब देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 a इंटू बी, यही क्षेत्रफल होगा। लंब गुणे आधार, अगर ये a मालूम रहता, b मालूम रहता तो इसका क्षेत्रफल 1/2 ए बी आ जाता। अब हमको ए बी निकालना है, तो क्या करेंगे? a प्लस बी मालूम है P माइनस सी का, तो अगर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। अब देखिए ये आपको मालूम है, ये मालूम है, ये किसके बराबर है? P माइनस सी के बराबर है, तो P माइनस सी का होल स्क्वायर है ये, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो लंब गुणे लंब और आधार के वर्ग जो है कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा P माइनस, अब देखिए ये हो जाएगा P माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2ab। और हम लोगों को अब क्या चाहिए? हम लोगों को ये वाली पोजीशन चाहिए, ये पोजीशन चाहिए। तो ये पोजीशन चाहिए के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यहां 1/2 नीचे आना चाहिए। तो पहले तो हम लोग यहां से ए बी निकाल लें, तो ए बी बराबर हो जाएगा 1/2। देखिए ये ए बी बराबर हो जाएगा ये 1/2 और इसके नीचे पूरा 2 आ गया है, P माइनस सी का होल वर्ग माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहां पर 1/2 चाहिए, और तो 1/2 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 P माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो अगर आपको, और ये है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही होता है 1/2 AB। और ये आ गया कि अगर आपको पेरीमीटर दिया है और कर्ण मालूम है तो आप देख लीजिए यहां पर जो क्षेत्रफल का फार्मूला आ गया P माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 4। आप डायरेक्ट इस सूत्र का प्रयोग करके आप समकोण त्रिभुज में उस का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जब आपको परिमाप और सिर्फ कर्ण मालूम हो। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हों तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हों, त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों, ये एक त्रिभुज है ABC और इसकी तीनों भुजाएं मालूम हैं, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो ये सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये सेमी पेरीमीटर हो गया। और हीरोज फार्मूला लगाएंगे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और इस फार्मूले को हेरोन्स फार्मूला बोलते हैं, हेरोन्स फार्मूला। ये कब काम करता है? जब ये तीनों भुजाएं दी हो त्रिभुज की, तब इसका क्षेत्रफल हम लोग सेमी पेरीमीटर के थ्रू ऐसे निकालते हैं इस फार्मूले का प्रयोग करके। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हो तब कैसे निकालेंगे। त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण ज्ञात है। अब वो सिचुएशन देखिए ऐसी है, ये ABC त्रिभुज है, मान लीजिए कि ये भुजा A है और ये भुजा B है और इनके बीच का कोण थीटा मालूम है।
थीटा का मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी यहाँ पर कोण है, और वो कोण आपको मालूम होगा जो इसका मान स्टैंडर्ड होता है, यानी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो ये कोण आपको थीटा मालूम होगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 AB साइन थीटा हो जाता है। ये AB साइन थीटा आता कैसे है? जैसे कभी दिमाग में बात आ जाए तो देखिए, यहां से एक लंब डालेंगे, और लंब बने ये ऊंचाई हमको चाहिए। तो अगर ये थीटा मालूम है और ये H निकालना है और ये A मालूम है, तो साइन थीटा बराबर होता है H/A, यानी लंब बटा कर्ण को साइन थीटा कहते हैं। तो H बराबर हो जाता है A साइन थीटा। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार B दिया है, ऊंचाई A साइन थीटा आ गई, तो यही बात यहां लिखा है 1/2 AB साइन थीटा, यानी H की जगह पर A साइन थीटा यहां पर गुणा कर दिया गया। अब हम लोग बात करेंगे कि ये हम लोगों ने देखा है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो, समकोण त्रिभुज हो, दो भुजाएं उनके बीच का कोण मालूम हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब तीसरी बात यहां पर यह भी देखना होगा कि अगर समबाहु त्रिभुज है तब उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आइए देखते हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक अंतः कोण जो है 60 डिग्री का होता है। तो ये ABC एक त्रिभुज हो गया, ये हर कोण 60 डिग्री का है और सब भुजा बराबर है। आप तो इसका भी क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ऊंचाई चाहिए, और बेस को हम मान लेते हैं A, माने A भुजा सब जगह है, A सब जगह है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये हो गया, और ये हो गया 90 डिग्री। तो हमको ऊंचाई चाहिए, तो साइन 60 डिग्री बराबर हो गया H/, देखिए ये वाली दूरी चाहिए, तो ये पूरी दूरी A है, तो ये दूरी A/2 यानी आधा हो जाएगी। तो ये हो गई नहीं, ये दूरी हमको A मिल गई है, ये साइन 60 बराबर। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, और ये H है, H/A, तो H बराबर हो जाएगा, ये A से गुणा हो जाएगा, तो 1/2 A√3। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार यहां पर A है और ऊंचाई कितनी आ गई? 1/2 A इंटू √3 आ गई। अब सबको गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 A इंटू √3, और A मिलके स्क्वायर हो गया। तो इसी को ऐसे लिख लेते हैं √3/4 और A का स्क्वायर, या √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का वर्ग होता है। तो हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज समकोण भी हो सकता है, न्यून कोण भी हो सकता है और अधिक कोण भी हो सकता है। तो जैसी स्थिति होगी उस तरह से उसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं, वहां कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। अब हम लोग ये बात करेंगे कि त्रिभुज का कास रूल और साइन रूल क्या है। तो आइए हम लोग जानते हैं कास रूल और साइन रूल। तो साइन लॉ या साइन रूल त्रिभुज में कैसे होता है? तो देखिए, ये एक त्रिभुज है ABC। इस त्रिभुज में जो A के सामने की भुजा हो इसको स्मॉल a, B की सामने की भुजा को स्मॉल b और C की सामने की भुजा को स्मॉल c कहते हैं। और ये कोण A है, ये कोण B है और ये कोण C है। तो साइन रूल ये कहता है कि साइन A यानी ये एंगल अपान इसके सामने की भुजा बराबर होगा साइन B यानी ये एंगल और इसकी सामने की भुजा, और ये बराबर होगा साइन C और इस C के सामने की भुजा। ये तीनों चीजें बराबर होती हैं। साइन A/A बराबर साइन B/B बराबर साइन C/C, स्मॉल c। अब ये कभी कभी काम क्या करता है कि अगर दो कोण या दो भुजाएं मालूम हो और एक कोण मालूम हो, तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तब इस रूल का हम लोग यूज करेंगे।
अब इसी तरह से है कोसाइन रूल, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि कोसाइन रूल क्या होता है। तो कोसाइन रूल क्या होता है, जिस भी कोण के लिए उसे देखा जाएगा, जैसे मान लीजिए कि कास ए के लिए हम देख रहे हैं, कास ए के लिए, तो ये जो कोण ए है ये जिन दो भुजाओं से मिलकर बना है उन भुजाओं को और ये सामने की भुजा के बीच का संबंध है। तो देखिए ये होता है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके सामने की भुजा ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर होती है और ये माइनस के साथ होती है अपान 2 इन दोनों का गुणनफल बी सी। यस, अब कास बी बराबर क्या होगा, कास बी देखिए ये जो कोण बी है इन दो भुजाओं के बीच में है, तो इन दोनों का स्क्वायर का सम और इसको घटा देते हैं स्क्वायर करके, तो ए स्क्वायर माइनस सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ac, और इसी तरह से कास सी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। तो ये साइन और कोसाइन रूल भी इसी जगह पर हम लोगों ने देखा, इसका भी यूज त्रिभुज की भुजाओं निकालने के लिए काम आता है। आइए कुछ चीजें और हम लोग ऐड करते हैं और फिर आज की ये वीडियो समाप्त होगी। देखिए लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, थ्योरम है, जिसका यूज बहुत फ्रीक्वेंटली होता है ज्योमेट्री में या हर उस जगह पर जहां पर कोई समकोण त्रिभुज दिया है और उस समकोण त्रिभुज के थ्रू हम लोग लंब और आधार की गणना या कर्ण की गणना करते हैं। तो पहली बात बता दें कि जो पाइथागोरस प्रमेय है वो केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है, इसके अलावा वो किसी त्रिभुज पर लागू नहीं होती। तो मान लीजिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज को दिखाने के लिए यहां पर जिस शीर्ष पर समकोण बना होता है यानी 90 डिग्री का कोण बना होता है वहां एक छोटा सा वर्ग बना देते हैं, तो 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये मान लिया जाता है कि ये समकोण त्रिभुज ही है। अब देखिए यहां पर जिन बातों को समझना है, 90 डिग्री की सामने की जो भुजा होती है वो हरदम कर्ण होती है, यानी इसको कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस। तो कर्ण जो नाम है या हाइपोटेनस है वो केवल समकोण त्रिभुज में यूज होता है, और कर्ण सिर्फ अकेला होता है। जहां एक से अधिक कर्ण हो जाएंगे अब उसका नाम डायगोनल हो जाएगा, बी कर्ण हो जाएगा, वो अब कर्ण नहीं रहेगा। तो कर्ण सिर्फ समकोण त्रिभुज में यूज होता है, इस बात को समझ लीजिए। और एक से अधिक जहां पर कर्ण होंगे फिर वो कर्ण नहीं रहेगा, वो डायगोनल हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। अब देखिए ये जो 90 डिग्री का कोण है इसके सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे और इस पर जो ये खड़ी भुजा है इसको लंब कहेंगे यानी परपेंडिकुलर, और जो ये नीचे बीसी है इसको आधार बोलेंगे। अब ये आधार और लंब चेंज हो सकता है, अगर आप इसे आधार मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा। अब अगर ये कोण आप ले रहे हैं और इस कोण को कंसीडर कर रहे हैं, मान लीजिए कोण थीटा है और इसे आप कंसीडर कर रहे हैं, तो इस कोण के सामने की जो भी भुजा होगी, इस कोण के सामने की जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी, अगर इस कोण को आप कंसीडर कर रहे हैं, और जिस पर ये कोण बना है वो उसका आधार कहलाएगा। अगर आप इस कोण को कंसीडर कर रहे हैं, मान लीजिए ये अल्फा है, तो इसके सामने ये जो भुजा होगी अब वो लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। तो ये 2-3 बातें आपको महत्वपूर्ण समझना है। पहली बात कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी उसे कर्ण कहेंगे, और जिस कोण को आप कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने की भुजा को लंब कहेंगे, और जहां पर वो कोण बना होगा उसे आधार कहेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि ये जो ए बी है इसको हम 3 मान लें और आधार को 4 मान लें तो कर्ण आ जाएगा 5। तो देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये 5 के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी 9 धन 16 बराबर 25 होता है, और 25 5 का स्क्वायर है।
तो अब बात हम लोग ये करेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, यानी वो 3 प्राकृतिक संख्याएं जो पाइथागोरस थ्योरम का पालन करती हैं, पाइथागोरस नियम का पालन करती हैं, उनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं। ट्रिपलेट्स माने उसमें 3 संख्याएं होती हैं और तीनों प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो उस 3 सबसे छोटी संख्या है। तो यहां पर देखिए जो पहला ट्रिपलेट्स है वो 3, 4, 5 है। अब खास बात यह है कि ये जो 3, 4, 5 ट्रिपलेट्स है, इसके जितने मल्टीपल्स होंगे वो सब भी पाइथागोरस थ्योरम का पालन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3, 4, 5 है, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो देखिए ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो 6, 8, 10 भी ट्रिपलेट्स है, यानी ये भी पाइथागोरस का थ्योरम का पालन करता है। अगर इसमें हम 3 का गुणा कर दें तो ये 9 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो 9, 12, 15 भी पाइथागोरस थ्योरम का पालन करता है। अगर हम इसमें 4 का गुणा कर दें तो ये 12, 16 और ये 20 हो जाएगा, ये भी पाइथागोरस थ्योरम का पालन करता है। कहने का अर्थ ये है कि यहां जितने हमने ट्रिपलेट्स लिखे हुए हैं, आप इसे वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये ट्रिपलेट्स एक जगह मिल जाएं। और ये सारे ट्रिपलेट्स के मल्टीपल्स भी, यानी इसमें 2 का या 3 का गुणा करके जो संख्या पाएंगे वो भी पाइथागोरस थ्योरम का पालन करती हुई मिलेंगी। तो आज का ये वीडियो सिर्फ इस बात पर डिपेंड था कि जब हम लोग त्रिभुज पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड, तो ये सारी चीजें वहां यूज होंगी, इनका जरूरत पड़ेगा। इसलिए पहले से ही हम लोगों ने इसकी पूरी तैयारी, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इस कॉन्सेप्ट पर आधारित त्रिभुज के एरिया एंड पेरीमीटर पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने फ्रेंड्स के बीच भी इसे बताइए ताकि सबका भला हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।